आइए आज इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जिस पर सालों से प्रोपेगेंडा और मिथकों की धूल जमी हुई है। हम बात कर रहे हैं अकेमेनिड पारसी साम्राज्य के राजा ज़रक्सीज़ प्रथम की। एक ऐसा शासक जिसकी छवि को वक्त और दुश्मनों ने अपने अपने हिसाब से गढ़ा। तो चलिए इस खास विश्लेषण में इंसान और मिथक को अलग अलग करके देखते हैं कि आखिर सच क्या था और कहानी क्या है। शुरुआत एक बेहद मशहूर लेकिन अजीब यूनानी कहानी से करते हैं। आपने शायद सुना हो, कहा जाता है कि जब तूफान की वजह से ज़रक्सीज़ के बनाए पुल टूट गए तो गुस्से में आकर उसने हेलेस्पोंट जलडमरू मध्य यानी समुद्र को ही 300 कोड़े मारने और जंजीरों में बांधने का फरमान सुना दिया। जरा सोचिए, ये कहानी तुरंत हमारे दिमाग में एक ऐसे पागल राजा की तस्वीर बना देती है जो सत्ता के नशे में इतना चूर था कि खुद को प्रकृति से भी ताकतवर समझने लगा था। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है या फिर सिर्फ एक चालाकी से गढ़ी गई अफवाह? इस पागल राजा वाली छवि को जरा उसके असली नाम और खानदान के तराजू पर तौलकर देखते हैं। पुरानी फारसी में उसका असल नाम था क्षयार्श, जिसका मतलब होता है नायकों के बीच शासक या राजाओं के बीच नायक। और उसका वंश वो साइरस द ग्रेट का पोता और डेरियस का बेटा था, मतलब वो साम्राज्य के दो सबसे महान संस्थापकों के खून से था। उसकी शाही हैसियत और गद्दी पर उसका दावा पूरी तरह से पक्का और निर्विवाद था। लेकिन राजपाट संभालना कोई फूलों की सेज नहीं था। 486 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठते ही उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां आ खड़ी हुईं। उसने कोई नरमी नहीं दिखाई और मिस्र के विद्रोह को बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। इसके बाद जब बेबीलोन ने बगावत की तो उसने सिर्फ विद्रोही नहीं दबाया, बल्कि बेबीलोन के प्रमुख देवता मर्डुक की सोने की मूर्ति को ही पिघला डाला। ये एक बहुत बड़ा और अपमानजनक कदम था जो उसके पूर्वजों की शांति वाली नीतियों से बिल्कुल अलग था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वो शुरू से ही कोई भी सख्त कदम उठाने को तैयार था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 25 लाख। प्राचीन यूनानी स्रोतों ने बड़े दावे के साथ लिखा कि जब ज़ेरक्सीज़ ने यूनान पर हमला किया तो उसकी सेना में इतने सैनिक थे, 25 लाख। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो उस दौर के हिसाब से नामुमकिन ही नहीं बल्कि पूरी तरह बेतुका लगता है। तो अब असलियत पर आते हैं। आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि असल आंकड़ा लगभग 1,50,000 के करीब था। बेशक उस जमाने के हिसाब से ये भी एक बेहद विशाल और खौफनाक सेना थी, लेकिन 25 लाख का वो झूठा दावा हमें साफ तौर पर दिखाता है कि यूनानी प्रोपेगेंडा किस स्तर पर काम कर रहा था। जाहिर सी बात है, दुश्मन की सेना को जितना विशाल बताएंगे, अपनी जीत उतनी ही महान और शानदार लगेगी, है ना? खैर, इतनी बड़ी सेना को लेके यूनान तक का सफर तय करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए कमाल की रसद और इंजीनियरिंग चाहिए थी। ज़ेरक्सीज़ ने क्या किया? सबसे पहले तो हेलेस्पोंट के पार सैकड़ों जहाजों को एक साथ बांध के तैरने वाले पॉन्टून पुल तैयार करवा दिए। और दूसरा कारनामा, एथोस प्रायद्वीप के बीचों बीच 2 किलोमीटर लंबी एक पूरी की पूरी नहर खुदवा दी ताकि उसके जहाजों को तूफानों का सामना न करना पड़े। सच में ये उसकी इंजीनियरिंग की समझ का एक बेजोड़ नमूना था। इस महाआक्रमण के दौरान 3 ऐसे बड़े युद्ध हुए जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। शुरुआत में थर्मापाइले के युद्ध में फारसियों ने बाजी मारी, लेकिन उसके बाद सलामिस के नौसैनिक युद्ध और प्लाटिया में यूनानियों में निर्णायक जीत दर्ज की। कुल मिलाकर यही वो सैन्य अभियान है जिसने इतिहास की किताबों में ज़ेरक्सिस की पहचान को हमेशा के लिए तय कर दिया। थर्मापाइले का जिक्र आते ही वो मशहूर घटना याद आ जाती है जहां स्पार्टा के राजा लियोनाडस और उनके सिर्फ 300 योद्धाओं ने एक विशाल पारसी सेना को रोक कर रखा था। लेकिन एक गद्दार एफियाल्टस ने फारसियों को पहाड़ियों के बीच का एक गुप्त रास्ता बता दिया। जब पारसियों की जीत हुई तो ज़ेरक्सीज़ ने लियोनाडस का सिर धड़ से अलग करके एक खंबे पर लटकाने का आदेश दिया। ये कोई आम बात नहीं थी। ये दिखाता है कि ये युद्ध कितनी भयानक व्यक्तिगत दुश्मनी और कड़वाहट में बदल चुका था। लेकिन कहते हैं ना कि हर दिन एक सा नहीं होता। सलामिस के युद्ध में पूरी बाजी पलट गई। यूनानी जनरल थेमिस्टोकल्स ने एक चाल चली और पारसी नौसेना को एक संकरे जलडमरू मध्य में फंसा लिया। पानी का वो रास्ता इतना तंग था कि फारसियों के बड़े बड़े जहाज हिल भी नहीं पा रहे थे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। ज़रक्सीज़ किनारे पर अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठा है और अपनी ही आंखों के सामने अपनी शानदार नौसेना को बर्बाद होते देख रहा है।
इस दर्दनाक हार ने उसे अपना पूरा अभियान बीच में ही छोड़कर लौटने पर मजबूर कर दिया। अब यहाँ आकर हमें दो बिल्कुल अलग नज़रिया देखने को मिलते हैं। एक तरफ यूनानी कहानियां हैं जो उसे एक अनियंत्रित घमंडी तानाशाह बताती हैं, जो अपनी सेना को देखकर रो पड़ता है। लेकिन जरा फारसी रिकॉर्ड्स की तरफ नज़र डालें तो तस्वीर एकदम उलट है। उनके लिए ज़ेरेक्सिस एक बेहद धार्मिक और न्यायप्रिय शासक था, जो पारसी धर्म का पक्का अनुयायी था और ईश्वरीय न्याय को कायम रखने वाला राजा था। इससे एक बात तो साबित होती है, इतिहास पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कलम किसके हाथ में है। यूनान में मिली हार के साथ ज़ेरेक्सिस की कहानी का अंत नहीं होता। सैन्य मोर्चे पर मिली निराशा के बावजूद वो पर्सेपोलिस का एक महान निर्माता बनकर उभरा। अपने शासन के दूसरे हिस्से में उसने लड़ाइयों से ध्यान हटाकर वास्तुकला और अपने साम्राज्य की शानो शौकत बढ़ाने पर पूरा जोर लगा दिया। उसकी बनवाई हुई इमारतें आज भी लोगों को हैरत में डाल देती हैं। उसने अपनी औपचारिक राजधानी पर्सेपोलिस में विशाल अपाडना ऑडियंस हॉल का निर्माण पूरा करवाया। गेट ऑफ ऑल नेशंस यानी सभी राष्ट्रों का द्वार बनवाया, जहां पंखों वाले सांडों की विशाल आकृतियां खड़ी की गईं। ये सिर्फ खूबसूरत दीवारें नहीं थीं, ये पूरी दुनिया को उसकी बेतहाशा ताकत और सत्ता का संदेश देने का एक तरीका थीं। महलों की दीवारों पर बनी नक्काशी में साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों से लाए जा रहे तोहफों को दिखाया गया था, जो उसके राज में शांति और शक्ति का प्रतीक थे। लेकिन किसी भी विशाल साम्राज्य की तरह यहाँ भी अंदर ही अंदर दरारें पड़ने लगी थीं। 479 ईसा पूर्व के बाद ज़र्सीज़ ने खुद को लड़ाइयों से पूरी तरह अलग कर लिया और शाही दरबार की विलासिता में डूब गया। उसके शासन का ये आखिरी दौर हरम की साजिशों और शाही ताकत के धीरे धीरे खोखले होने का गवाह बना। और फिर 465 ईसा पूर्व में उसके ही एक भरोसेमंद शाही रक्षक कमांडर आर्टाबैनस ने एक महल का षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या कर दी। ये एक बेहद हिंसक और अस्थिर अंत था। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि कैसे एक ही इंसान को अलग अलग संस्कृतियों ने बिल्कुल अलग तरीके से याद रखा। प्राचीन यूनानी नाटककारों के लिए वो बस एक घमंड का प्रतीक था, जिसे देवताओं ने सजा दी। फारसियों की नज़रों में वो एक वैध राजा और एक महान निर्माता था। और सबसे दिलचस्प बात, बाइबल की परंपराओं में एस्तर की पुस्तक में उसे राजा अहासुरस के रूप में एक अलग ही पहचान मिली। पूरी तरह से अलग संस्कृतियों ने उसे अपने अपने सांचे में ढाल लिया। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक मिनट साम्राज्य का वो सुनहरा दौर आज मुख्य रूप से सिर्फ उन कहानियों से जाना जाता है जो उनके दुश्मनों ने लिखी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो इतिहास हम पढ़ते हैं, क्या वो पूरी सच्चाई है या सिर्फ वही सच है जो जीतने वाले या हमारे दुश्मन चाहते हैं कि हम जानें? इस बात पर ज़रूर विचार कीजिएगा। इस दिलचस्प ऐतिहासिक सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।